राजकीय महाविद्यालय जवाहररामगढ़ जयपुर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। द्वितीय वर्ष इतिहास के अंतर्गत हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल में हम जिस टॉपिक पर आज चर्चा कर रहे हैं वह फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में सल्तनत का शासक बनता है और इसका जो कालक्रम है वह 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच का काल है। इसने जो कल्याणकारी कार्य किए थे वे अकबर के समान किए थे। तो अकबर के पूर्व के कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक का नाम लिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद शासक बना और यह उसका चचेरा भाई था। बरनी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने सिंहासन आरूढ़ होने पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय के सभी असंतुष्ट वर्गों, अमीरों, उलेमाओं, प्रशासकों, किसानों, सैनिकों को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयत्न किए। न केवल उसने शाही खजाने से अपार धन दौलत वितरित की गई बल्कि सैनिकों, अमीरों को पदानुक्रम वंशानुगत घोषित कर दिया। अर्थात अब कोई भी पद वंशानुगत था, योग्यता के आधार पर नहीं। सिंध से दिल्ली आते समय रास्ते में आने वाली हर मस्जिद, दरगाह, खानकाहों को फिरोज तुगलक ने दिल खोलकर अनुदान दिया। फिरोज शाह तुगलक के कार्य देखें तो उसके सबसे पहले उसका आरंभिक जीवन के बचपन का नाम क्या था, माता पिता कौन थे और किस प्रकार वह गद्दी पर बैठा, उसकी चुनौतियाँ क्या क्या आई। उसने सैनिक अभियान किन किन जगहों पर किए जैसे बंगाल, जहाजनगर, ठट्टा, नगरकोट आदि। आंतरिक नीतियाँ उसने क्या क्या की, राजस्व में उसने कौन से कर हटाए, कौन से कर लगाए, सिंचाई व्यवस्था क्यों लागू की और कहाँ लागू की, कल्याणकारी कार्य कौन कौन से किए, सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार किए, स्थापत्य कला में उसका क्या योगदान है, मुद्रा व्यवस्था में क्या सुधार किए और अंत में हम फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु उसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। अब हम एक एक टॉपिक पर उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, अब तक जो बात की हमने उससे आपको पता चल गया होगा कि फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 और तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में शासक बनता है। अब हम सर्वप्रथम उसके आरंभिक जीवन पर चर्चा करते हैं। 20 मार्च 1351 को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा सिंध के अंदर मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। उसके पिता का नाम रज्जब था जो कि गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था। फिरोज की माता बीबी नैना अबोहर के भट्टी राजपूत रणमल की पुत्री थी। फिरोज शाह का जन्म 1309 में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने जीवन काल में फिरोज शाह तुगलक से बहुत प्रेम रखता था। इस हेतु उसे अमीर हाजिब का मतलब है दरबारी कार्यवाही का जो संचालक होता था, उसे अमीर हाजिब कहा जाता था सल्तनत काल में, जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज शाही दरबार जो ठट्टा में लगा हुआ था में उपस्थित था। कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल के संध्या काल में फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। संभवतः इसी से प्रेरित होकर उलेमाओं, अमीरों ने मिलकर उसे 23 मार्च 1351 में ठट्टा के निकट ही फिरोज शाह का राज्याभिषेक कर दिया। अर्थात जहाँ राज्य उसकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वहीं पर इसका राज्याभिषेक कर दिया। फिरोज शाह तुगलक
इन परिस्थितियों में सिंहासन आरूढ़ होने से कुछ इतिहासकारों में योगतम की उत्तरजीविता भी माना। इसी बीच में दिल्ली में वजीर ख्वाजा जहां, जो उस समय लगभग 80 वर्ष का था, ने विद्रोह कर 6 वर्षीय बालक को मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र घोषित कर गयासुद्दीन मोहम्मद के नाम से सिंहासन पर बैठाने का असफल प्रयास किया। अंततः ख्वाजा जहां द्वारा गलती स्वीकार कर लेने पर जब आत्मसमर्पण कर दिया गया तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उसकी पुरानी भक्तिपूर्ण सेवाओं को ध्यान में रखकर उसे माफ़ कर दिया। उसका अवकाशपूर्ण जीवन बिताने हेतु समाना रियासत उसे सौंप दी। सुल्तान के इस कदम का कुछ धर्मांध अमीरों ने बर्दाश्त नहीं किया और समाना पहुंचने पर ख्वाजा जहां की हत्या कर दी गई। फिरोज शाह तुगलक ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1351 में दिल्ली में कराया। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि पहला राज्याभिषेक ठट्टा में और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। पहला जहाँ मार्च में और वहीं दूसरा राज्याभिषेक अगस्त में हुआ। गद्दी पर बैठ जब दिल्ली वह आया, सिंध से लेकर दिल्ली आया, तो रास्ते में उसने मस्जिदों, खानकाहों, दरगाहों पर दिल खोलकर अनुदान दिया और उसने कई ऐसी घोषणाएं की जो बाद में सल्तनत के लिए नुकसानकारी साबित हुई। अब हम उसकी चुनौतियों की चर्चा करते हैं। पूर्व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों के कारण, दुर्भाग्यपूर्ण नीतियाँ विद्यार्थियों आपको पता होगा कि राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, दोआब में करवृद्धि, कराचल अभियान आदि के कारण जहाँ एक और किसान और अमीर उलेमा सहित विभिन्न वर्गों में व्यापक असंतोष विद्यमान था, वही साम्राज्य का भी तेजी से विघटन होने लगा था। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा जो लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गई थी। अब सबसे पहली जो उसकी समस्या थी, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करना। दूसरी समस्या, राजकोष लगभग खाली हो चुका था, चारों ओर अस्थिरता, विद्रोह होने लगे थे। तो तीसरी समस्या उसकी अस्थिरता और विद्रोह की। ऐसी विकट परिस्थितियों में नए सुल्तान का सत्तासीन होना कांटों के ताज के समान था। उपयुक्त सभी चुनौतियों से निपटने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने जो नीति अपनाई, वस्तुतः वह नीति कल्याणकारी निरंकुशता की नीति थी। अर्थात उसने कल्याणकारी कार्य तो किए ही किए, परंतु अपने ऊपर किसी का अंकुश भी नहीं रखा। इस प्रकार की नीति फिरोज शाह तुगलक ने अपनाई। फिरोज शाह तुगलक ने चुनौतियों से निपटने हेतु कई सैनिक अभियान किए और उसके सैनिक अभियान इस प्रकार हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जो सैनिक अभियान करने पड़े, वे मूलतः साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित नहीं थे, बल्कि बचाव की मुद्रा से प्रेरित होकर थे। सैनिक प्रतिभा का अभाव होने के कारण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जो अभियान किए, विभिन्न अभियानों में उसकी सैन्य दुर्बलता पूरी तरह उजागर हो गई थी। पहला अभियान उसका बंगाल के खिलाफ था, जो 1353-54 में तथा 1359-60 की ईस्वी के मध्य हुआ। इन दोनों अभियानों का लक्ष्य बंगाल की पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। दोनों ही बार विशाल घुड़सवार सेना सहित जाने के बावजूद फिरोज शाह तुगलक ने अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। दोनों ही बार बंगाल के शासक, पहले अभियान के समय हाजी इलियास था और दूसरे अभियान के दौरान उसका पुत्र सिकंदर, मामूली पराजय के बाद पड़ोस में स्थित मजबूत एवं सुदृढ़ इकदला के किले में जा छुपे। लंबे घेरों के बावजूद
सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस किले को जीतने में असफल रहा। अंततः सुल्तान ने बंगाल प्रांत को जीतने का प्रयास छोड़ दिया। वस्तुतः यह फिरोज शाह तुगलक की घोर सैन्य असफलता थी। इस पर इतिहासकार अफीफ का यह कथन कि सुल्तान ने किले पर आक्रमण करने के लिए इसलिए मना कर दिया था कि वह रक्त पिपासु मंगोलों की भांति मुसलमानों का वध नहीं करना चाहता, मात्र एक पूर्वाग्रह से मुक्त अतिशयोक्ति सरकारी वक्तव्य है। इस अभियान के पश्चात फिरोज तुगलक ने जाजनगर पर अभियान किया, जो 1360 के आसपास था। बंगाल में असफल होने पर सीधे दिल्ली लौटने की बजाय अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उलेमा वर्ग की प्रशंसा प्राप्त करने हेतु सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के रास्ते से आगे बढ़कर जाजनगर जो उड़ीसा में पर आक्रमण कर दिया। इस समय वहाँ का शासक गजपति भानुदेव था, जो अंततः युद्ध में शाही सेना से पराजित हो गया। फिरोज शाह ने अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार पुरी के जगन्नाथ मंदिर की लूट सहित विभिन्न स्थानों, नगरों, अन्य धार्मिक स्थानों से अपार धन प्राप्त किया था। अंततः राजा गजपति ने आत्मसमर्पण करने, प्रतिवर्ष नियमित राजस्व तथा नियमित संख्या में हाथी देने के आश्वासन पर सुल्तान दिल्ली लौट आया। इस तरह यह अभियान उसका सफल रहा। नगरकोट अभियान। दिल्ली में 4 वर्षों के विश्राम के बाद फिरोज शाह तुगलक पूर्व सुल्तान एमबीटी के द्वारा विजित किए गए नगरकोट, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, को पुनर्विजित करने हेतु 1365 ईस्वी में एक विशाल सेना सहित आक्रमण करने के लिए भेजी। नगरकोट का किला देश का सर्वाधिक मजबूत किला माना जाता था। 6 महीनों की घेराबंदी के बाद अंततः नगरकोट के राजपूत शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया और नियमित वार्षिक कर देते रहने का वचन देकर सल्तनत का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस अभियान से सुल्तान को लूट व भेंट में अपरिमित धन व घोड़े प्राप्त हुए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फिरोज तुगलक ने धन धान्य से भरपूर यहाँ स्थित ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा। इस मंदिर से सुल्तान को संस्कृत ग्रंथों की एक विशाल संग्रह प्राप्त हुआ, जिसे वह लेकर दिल्ली ले आया। अंततः जिसे दलियाले फिरोजशाही के नाम से फारसी में अनुवाद करवाकर प्रकाशित किया। अंतिम अभियान ठट्टा के खिलाफ था। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम अभियान, जिसकी राजधानी ठट्टा थी। इस समय यहाँ का शासक जाम बाबनिया के द्वारा मंगोलों को दिल्ली सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने हेतु उकसाने का आरोप था, अतः उसे दंडित करने के लिए यह आक्रमण किया गया। इस अभियान में फिरोज शाह तुगलक ने करीब 90,000 सैनिकों की एक विशाल घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर ठट्टा के किले पर घेरा डालने का भेजा। अफीफ के अनुसार सल्तनत के इतिहास में यह सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैन्य अभियान था। सिंधियों के द्वारा बेहतर रक्षात्मक उपाय करने, प्लेग तथा अकेल जैसी प्राकृतिक आपदा ने करीब 1/4 सेना को नष्ट कर दिया। दुख से बोझिल और सुल्तान की शेष सेना जब गुजरात लौटने लगी तो अनजाने में मौत के मुंह में कच्छ के रण में फंस गई, जहाँ हजारों घोड़ों सैनिकों की अनायास मृत्यु हो गई। इस समय सिंध में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, देखो शेख प्रथा, सूफी संत इब्राहिम संत आलम के आशीर्वाद का कमाल, एक तुगलक मर गया, दूसरे को जरा संभाल। जैसे जैसे गुजरात पहुंचने पर वजीर खानेजा मकबूल के द्वारा भेजी गई सहायता सेना
प्राप्त होने पर सुल्तान ने जब दोबारा ठट्टा पर आक्रमण किया तो जाम बामनिया ने आत्मसमर्पण कर सुल्तान का अधीनस्थ शासक बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद अर्थात शाही सेना के दिल्ली लौटने पर जाज बामनिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वस्तुतः बंगाल का सैन्य अभियान की तरह सुल्तान फिरोज शाह का ठट्टा अभियान भी असफल रहा। उपयुक्त सैन्य अभियानों से स्पष्ट हो जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने विभिन्न अभियानों में असफल रहा। उसमें किसी भी अर्थ में कोई महान सैनिक योग्यता नहीं थी। विद्यार्थियों, हम आगे की वीडियो में उसकी आंतरिक नीतियों, राजस्व, सिंचाई, कल्याणकारी कार्यों